हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को? मेरा पूरा घर उजड़ गया रे। भैया, आप हमें ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर कहाँ चले गए? आंखें खोलो ना भैया। मेरा देवर, हे भगवान, हमारे हंसते खेलते परिवार को ये किसकी नजर लग गई? ये कैसी अनहोनी हो गई? छोटे भाई, मैं तुझसे कहता था कि कार ध्यान से चलाया कर, लेकिन तू हमेशा जल्दी में रहता था, हमेशा सड़क से नजर हटा लेता था। अरे आप सब रो क्यों रहे हैं? शांत हो जाइए। ये भी गहरी नींद में सो रहे हैं, नींद खुल जाएगी तो गुस्सा करेंगे। भाभी, भैया आप कभी नहीं उठेंगे। भैया मैं छोड़कर चले गए। नहीं छोटे, तू झूठ बोल रही है। ये बस थक गए हैं इसलिए सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे। रानी पूरी तरह से सुहागनों वाले लाल जोड़े में सजी हुई, हाथों में चूड़ियां और मांग में गहरा सिंदूर भरे सदमे में चुपचाप बैठी है। तभी समाज सुधार संगठन की 8-10 औरतें अंदर आती हैं और बिना कुछ बोले सीधे रानी के पास पहुंच जाती हैं और रानी का सिंदूर पोंछने लगती हैं और उसकी दोनों कलाइयों से कांच की चूड़ियां तोड़ने लगती हैं। ये क्या कर रही हैं आप सब? ये मेरे सुहाग की निशानी है, मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ रही हैं आप? चुप रह लड़की, अब तू एक विधवा हो चुकी है और विधवा को सुहागन का श्रृंगार छोड़ना होता है। मेरे मांग का सिंदूर क्यों पोंछ दिया आप दोनों ने? चलो हटो यहाँ से, मेरे पास मत आओ। ये सब ढोंग बंद कर और उतार अपना ये मंगलसूत्र भी। अब तेरा इस पर कोई हक नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र नहीं दूंगी। मेरा पति भी जिंदा है, वो बस आराम कर रहे हैं। होश में आ बहू, तेरा पति मर चुका है। कल रात सड़क हादसे में सब खत्म हो गया। कौशल्या आगे बढ़कर लाश पर से सफेद कफन हटा देती है और रोते हुए रानी को उसके पति का बेजान चेहरा दिखाती है। ये देख, ये रहा तेरा पति। ये ऐसी नींद सो चुका है जो अब कभी नहीं टूटेगी। नहीं भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरे साथ ये क्या हो गया? रानी दहाड़े मार मार कर जमीन पर गिरकर रोने लगती है और तभी वो औरतें झपट्टा मारकर उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर उतार लेती हैं। ये क्या कर रहे हो तुम सब मेरे साथ? मत करो ऐसा, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। देखो ना दीदी, ये औरतें भाभी के साथ क्या कर रही है। बचाओ ना उन्हें, रोको ना उन औरतों को। चुप कर छोटी, चुपचाप देखती जा। ये सब समाज का पुराना रिवाज है जिसे कोई नहीं रोक पा रहा। पूरे घर में चीख पुकार और मातम के बीच आकाश के शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले जाया जाता है। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद घर के बाहर वही संगठन की औरतें अनपढ़ भाभी को नहलाकर जबरन उसके लंबे बाल काटने लगती हैं। मत काटो मेरे बाल, मैं अपने बाल नहीं काटने दूंगी। हाँ, आपने मेरी चप्पल उतार दी, माथे का सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ियां तोड़ दी, बिछी और पायल उतार दी, सारा श्रृंगार छीन लिया, लेकिन मेरे बाल मत काटो। चल हट, लंबे और सुंदर बाल सुहागनों के सिर पर शोभा देते हैं, विधवाओं के सिर पर नहीं। ये क्या कर रही है आप मेरी भाभी के साथ? छोड़िए इन्हें, मेरी भाभी के बाल मत काटिए। ए लड़की, पीछे हट, ये क्या कर रही है तू? तेरी भाभी के साथ जो हो रहा है वो समाज का नियम है जो सदियों से चला रहा है। चारों पढ़ी लिखी ननदें अपनी बेबस और आंसू भरी आंखों से अपनी भाभी के साथ हो रहे इस अमानवीय बर्ताव को चुपचाप देखती रह जाती हैं। वो औरतें रानी के सारे बाल छोटे छोटे काट देती हैं, उसे अंदर कमरे में ले जाकर सफेद सूती साड़ी पहनाकर बाहर ले आती हैं। कौशल्या जी, हमने जो तुम्हें कायदे कानून समझाए हैं, अब से अपनी इस विधवा बहू के साथ वही करना। संगठन की औरतें सख्त हिदायतें देकर चली जाती हैं। उस दिन के बाद रानी का कमरा अलग कर दिया जाता है और उसे बाहर से आया खाना ही दिया जाता है। 10 दिन और 13वीं के सारे रीति रिवाज पूरे होने के बाद चारों ननदें बड़ी भाभी सुनीता के साथ मिलकर रसोई में सबके लिए खाना बनाती हैं। पूरा परिवार हॉल में बैठकर डाइनिंग टेबल के आसपास बैठकर खाने की तैयारी करता है। जा छोटकी, कमरे से छोटी भाभी को भी बुलाकर ले आ, सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। जी दीदी, मैं भी जाकर भाभी को लेकर आती हूँ। रिया कमरे से अपनी अनपढ़ भाभी का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आती है। भाभी, आप यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम सब? इसे यहाँ क्यों बिठा रही हो? क्या हुआ मम्मी, हम क्या गलत कर रहे हैं? भाभी भी तो हमारे साथ ही खाना खाएंगी। अब तुम्हारी भाभी एक विधवा हो चुकी है, वो हम सुहागनों और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? भाभी हमारे घर की सदस्य है, वो अलग क्यों बैठेंगी? यही समाज का नियम है और हर विधवा औरत को ये नियम चुपचाप मानने पड़ते हैं। आज के बाद तुम चारों अपनी भाभी को उसके कमरे में ही खाना देकर आओगी, और वो भी दिन में सिर्फ एक बार।
रानी बिना कुछ बोले अपनी नम आंखों को झुकाए चुपचाप उठकर अपने अंधेरे कमरे में वापस चली जाती है और रिया उसे वहीं खाना ले जाकर दे देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सास ससुर के कड़े नियमों के चलते रानी को चप्पल पहनने तक की इजाजत नहीं होती। ना वो कंघी करती और ना ही कोई क्रीम लगाती। चारों ननदें जब भी बारी बारी से उसके कमरे में खाना देने जाती हैं तो उसे अकेले कोने में बैठकर सिसकते हुए देखती हैं। एक दिन चारों बहनें एकजुट होकर पहली बार अपनी अनपढ़ भाभी के कमरे में जाती हैं, जहां रानी बैठी रो रही होती है। भाभी, बहुत दिन हो गए कमरे में बंद रहे, चलो आज हम सब बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। नहीं ननन जी, मेरी कहीं भी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मुझे यही रहने दीजिए। अरे भाभी चलो ना, इस तरह अकेले कमरे में पड़ी रहोगी तो भैया की याद और ज्यादा सताएगी, बाहर चलोगी तो मन थोड़ा बहलेगा। जब चारों ननदें अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगती हैं तो रिया की नजर उसके नंगे पैरों पर पड़ती है। अरे भाभी, आपने तो पैरों में कुछ पहना ही नहीं है, चप्पल तो पहन लीजिए। नहीं छोटी, मैं पैरों में चप्पल नहीं पहन सकती, मुझे मम्मी जी ने साफ मना किया है कि विधवा होने के बाद चप्पल नहीं पहननी जाती। अरे भाभी आप पहन लो, धूप में पैर जल जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। आरती तुरंत दौड़कर अपने कमरे से अपनी चप्पल लाकर अपनी भाभी के पैरों के पास रख देती है। फिर जैसे ही वो पांचों कमरे से बाहर निकलती हैं, रसोई से निकल रही बड़ी बहू सुनीता उन्हें देख लेती है। हे राम, ये लड़की आज क्या गजब करने जा रही है, मम्मी जी जरा बाहर आइए। सुनीता की आवाज सुनकर कौशल्या तुरंत कमरे से बाहर आती हैं और रानी के पैरों में चप्पल देखकर भड़क उठती है। ये क्या बहू, मैंने तुझे साफ मना किया था ना कि तू चप्पल नहीं पहनेगी, और तू इनके साथ कहाँ जा रही है? मम्मी, भाभी कई दिनों से इस अंधेरे कमरे में बंद थी, इसलिए हम उन्हें थोड़ी ताजी हवा में घुमाने ले जा रहे हैं। विधवा औरतें कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाती, वो बस एक कमरे में रहकर अपना समय काटती है, कोई खुशियां नहीं मनाती। मम्मी, भाभी के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही हो? उनके पति चले गए हैं, जैसे आपने अपना बेटा खोया और हमने अपना भाई खोया, वैसा ही दुख भाभी को भी है। तभी रामेश्वर वहां आकर, कौशल्या, बात का बतंगड़ मत बनाओ, बच्चियों के साथ जा रही है तो बहू को बाहर जाने दो। ठीक है, जा सकती है, लेकिन ये चप्पल पहनकर घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखेगी। रानी बिना किसी बहस के अपनी चप्पल उतार देती है और नंगे पैर ही अपनी चारों ननदों के साथ घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो सड़क पर आती है, नुक्कड़ पर खड़ी मोहल्ले की औरतें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने और ताने मारने लगती हैं। अरे देखो तो सही, इसके पति को मरे अभी कुछ ही दिन बीते हैं और ये बाहर गुलछर्रे उड़ाने निकल पड़ी है। कैसी बेशरम नंद है इसकी, जो इस विधवा को सजाने संवारने और बाहर घुमाने की छूट दे रही है। अरे ये चारों खुद को बहुत पढ़ी लिखी समझती है ना, पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा ही घमंड होता है, किसी रिवाज को नहीं मानते। ननदें अपनी भाभी को पार्क में ले जाकर उनका मन बहलाने की और हंसाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन रानी गुमसुम ही बैठी रहती है। दिन बीतते जाते हैं और चारों ननदें देखती हैं कि मोहल्ले के लोग उनकी विधवा भाभी को किसी भी शुभ काम या पूजा पाठ में शामिल नहीं करते। एक सुबह घर के आंगन में सत्यनारायण की कथा की तैयारी चल रही थी। तभी नेहा अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, आज की इस पूजा में हम छोटी भाभी को भी साथ बिठा लेते हैं, उनका मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, शुभ काम और पूजा पाठ में किसी भी विधवा का बैठना पूरी तरह वर्जित है। सभी मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठते हैं, लेकिन रानी अपने कमरे में ही बैठी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन घर पर दूर के कुछ मेहमान आते हैं तो आरती दौड़कर रानी के कमरे में जाती है। भाभी आइए, बाहर मेहमान आए हैं, सब साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और बातें करते हैं। जैसे ही रानी सफेद साड़ी में हॉल में आकर बैठती है, मेहमान असहज होकर तुरंत अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। कौशल्या जी, हम किसी और दिन आएंगे, आज हम यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कौशल्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये क्या तमाशा है तुम सबका? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि दूसरी भाभी एक विधवा है, उसे अलग रहने को कहा गया है, फिर क्यों बुलाती हो उसे बाहर? मम्मी, भाभी एक विधवा जरूर है, लेकिन कोई जानवर या कैदी नहीं है जो हमेशा अंधेरे कमरे में बंद रहे। ये सुनकर कौशल्या गुस्से में अंदर चली जाती है। अब चारों पढ़ी लिखी ननदें हर मोड़ पर अपनी अनपढ़ भाभी के सम्मान के लिए अपने ही परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद जब चारों बहनें अपनी भाभी के कमरे में बैठी होती हैं, तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजती है। कौशल्या जाकर मुख्य दरवाजा खोलती है और सामने एक अजनबी आदमी को फॉर्मल कपड़ों में खड़ा देखती है। जी, आप कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं? नमस्ते, मैं एडवोकेट राघव हूँ। मुझे आकाश जी के परिवार से कुछ जरूरी कानूनी बात करनी है। कौशल्या वकील को अंदर लेकर आती है और हॉल में पूरे परिवार के साथ चारों ननदें भी आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। देखिए, आपने अपने परिवार का जो सदस्य खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस रात हादसे में नगर निगम की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।
आकाश जी की गाड़ी से डिवाइडर टूटने पर सरकारी नुकसान का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फिर इसका क्या असर होगा? क्या इसमें कोई सजा भी हो सकती है? अगर केस साबित हुआ तो आपको लाखों का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल की सजा भी हो सकती है। वकील कानूनी नोटिस की कॉपी मेज पर रखकर वहां से चला जाता है। एक तो मेरा जवान बेटा चला गया और ऊपर से ये मुसीबतें। पता नहीं ये कुलक्षणी बहू इस घर में क्या क्या दिन दिखाएगी। सही कह रही है मम्मी जी। पता नहीं इस अनपढ़ की वजह से हमें और कौन कौन से बुरे दिन देखने पड़ेंगे। अपनी सास और जेठानी के तीखे ताने सुनकर रानी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और बिस्तर पर गिर पड़ती है। चारों ननदें तुरंत अपनी भाभी के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंचती हैं और उसे संभालती हैं। देखो भाभी, इस तरह फूट फूट कर रोने से कुछ हल नहीं निकलेगा। उस रात असल में क्या हुआ था, हमें सच सच बताओ। हाँ भाभी, गाड़ी कैसे टकराई और क्या हुआ था? जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ननन जी, उस रात मैं और आपके भैया आराम से बातें करते हुए आ रहे थे। गाड़ी की रफ्तार भी तेज नहीं थी। तभी अचानक मोड़ पर बिना किसी चेतावनी बोर्ड के बीच सड़क पर भारी बैरिकेड रखा हुआ था। गाड़ी उसी से टकरा गई। वो बैरिकेड भी वहाँ गलत तरीके से रखा हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद अगली दोपहर चारों ननदें अपनी भाभी को लेकर एडवोकेट तरुण के चैम्बर में पहुंचती हैं और सारी कानूनी बातें विस्तार से समझती हैं। ये सब सुनकर तरुण, आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जब नगर निगम ने अवैध रूप से बैरिकेड सड़क पर रखा था तो गलती उनकी है। ये केस आप ही जीतेंगी और उल्टा नगर निगम को ही। उनकी लापरवाही के बदले भारी मुआवजा आपको देना पड़ेगा। इसी बातचीत के दौरान एक 6 साल का मासूम बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ चैम्बर के अंदर आता है। पापा, मैं स्कूल से आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बस 2 मिनट का वक्त चाहता हूँ। आरव, आज स्कूल में पढ़ाई कैसी रही बेटा? बहुत अच्छी रही पापा। आज मैंने ड्राइंग में स्टार जीता। बहुत अच्छे बेटा। अब आप ड्राइवर अंकल के साथ कार में घर चलो। हाँ, मैं थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ बेटा। आरव मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। बहुत प्यारा और समझदार बेटा है आपका वकील साहब। हाँ, प्यारा तो बहुत है, लेकिन इसकी अपनी माँ नहीं है। बचपन में ही दरअसल इसकी माँ चल बसी थी। ओह, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वकील से ये सारी कानूनी सलाह लेने के बाद चारों ननदें अपनी भाभी के साथ पैदल घर की तरफ लौटने लगती हैं। दोपहर की कड़ी धूप में सड़क तप रही होती है और रानी के नंगे पैर गर्म डामर पर बुरी तरह जल रहे होते हैं। भाभी, आपके पैर चल रहे हैं और आप लंगड़ा कर चल रही हैं और चप्पल क्यों नहीं पहन लेती? ननन जी, अगर मैंने चप्पल पहन ली तो घर पहुंचते ही मम्मी जी मुझे फालतू में बहुत खरी खोटी सुनाएंगी। बस बहुत हो गया। भाभी, आप भी एक इंसान हो। आपका पति मरा है लेकिन आप खुद तो जिंदा हो ना। किसी जिंदा इंसान के साथ मुर्दों जैसा सुलूक नहीं किया जा सकता। ये चप्पल पहनिए और अगर कोई कुछ कहेगा तो हम चारों आपके साथ हैं। नेहा जबरदस्ती अपने हाथ से रानी को चप्पल पहना देती है और पांचों आगे बढ़ती हैं। मोहल्ले में पहुंचते ही पड़ोस की औरतें रानी के पैरों में चप्पल देखकर फिर से ताने कसने लगती हैं। अरे देखो तो सही, इस महारानी को अभी कुछ दिन पहले बिना चप्पल के निकली थी और आज शान से चप्पल पहन कर आ रही है। हाँ, आज चप्पल पहनिए, कल पैरों में महावर लगाएगी, परसों पायल और बीछिया पहनेगी और फिर देखना मांग भी भरने लगेगी। इन जहरीली बातों को सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चारों ननदें उन औरतों को सख्त नजरों से घूरती हैं और फिर अपनी भाभी को लेकर घर पहुंच जाती हैं। घर में कदम रखते ही कौशल्या की नजर सीधे रानी के पैरों की चप्पल पर पड़ती है। ये क्या अनर्थ है? मैंने तुझे साफ हिदायत दी थी कि तू चप्पल नहीं पहनेगी, फिर तूने ये चप्पल क्यों पहनी? मम्मी, भाभी कोई गुलाम नहीं है। जैसे आपको गर्मी और धूप में सर दर्द होता है वैसे भाभी के पैरों में भी छाले पड़ते हैं। ठीक है, तुम चारों से तो मुंह लगाना ही बेकार है। पहनने दो इसे चप्पल, लेकिन बाकी बातें याद रखना। इस तरह चारों पढ़ी लिखी ननदों की सूझबूझ और हिम्मत से अनपढ़ भाभी को पहली बार पैरों में चप्पल पहनने का उसका हक मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद केस की फाइनल हियरिंग के सिलसिले में चारों ननदें अपनी भाभी को दोबारा एडवोकेट तरुण के ऑफिस लेकर जाती हैं। तरुण अपनी मेज पर केस की फाइल पलटते हुए पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अदालत में साबित हो चुका है कि गलती नगर निगम की थी। केस आप ही जीतेंगी और मुआवजा भी आपको ही मिलेगा। केस में राहत मिलने के बाद पहली बार रानी के मुरझाए चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान दिखाई देती है। वापस लौटते समय चारों ननदें अपनी भाभी का हाथ थामे खुशी खुशी बातें करते हुई आ रही होती हैं। रानी को यूं मुस्कुराता हुआ सड़क किनारे खड़ी पड़ोसन देख लेती है। देखो तो जरा इस विधवा के नखरे, कैसे दांत निकाल निकाल कर खिलखिलाती हुई सड़क पर चली आ रही है। तभी नेहा पड़ोसन को जवाब देती हुई कहती है, सुनिए आप, ये मेरी भाभी है और एक जीती जागती इंसान है। ये हंसे, बोले या जो चाहे करे, आपको किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। नेहा की फटकार सुनकर
पड़ोसन मुंह बनाकर घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। सभी घर लौट आते हैं। चारों ननदें देखती हैं कि बाहर वालों का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन घर में सास और जेठानी का दोहरा रवैया अब भी वैसा ही है। शाम को चारों बहनें नेहा के कमरे में बैठकर बातें करती हैं। अब बस बहुत हो गया। सदियों से चली आ रही इस सड़ी गली कुप्रथाओं को हमें अपनी भाभी की खातिर हर हाल में जड़ से खत्म करना होगा। तभी रिया शीशे के सामने खड़ी होकर अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगा रही होती है कि उसी वक्त रानी कमरे के दरवाजे पर आ जाती है। रिया को सजते संवरते और लिपस्टिक लगाते देखकर रानी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो उदास हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप अचानक इस तरह रोने क्यों लगी? कुछ नहीं हुआ ननद जी, बस ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। दीदी, मैं अच्छी तरह समझ गई कि भाभी के दिल पर क्या बीत रही है। हमारी भाभी की उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। इस उम्र में हर लड़की का मन सजने संवरने का करता है, लेकिन इस बेरहम समाज ने उनका ये हक भी छीन लिया है। अगले दिन नेहा बाजार से अपनी भाभी के लिए एक सुंदर लिपस्टिक और चांदी जैसी चमकदार पायल खरीद कर लाती है। देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये लिपस्टिक लगाइए और ये पायल पहनकर देखिए कितनी सुंदर लगेगी ये आप पर। हे भगवान, ननद जी क्या ये सब देखना भी एक विधवा के लिए घोर पाप है। इसे तुरंत यहाँ से दूर ले जाइए। रानी डर के कारण अपनी ननद को वो पायल और लिपस्टिक वापस कर देती है। नेहा वहां से चुपचाप चली जाती है। अगले दिन रिया भी भाभी के लिए कंगन लेकर जा रही होती है तो कौशल्या उसे देख लेती है। ये सब सामान लेकर तू कहाँ जा रही है रिया? छोटी भाभी के कमरे में देने जा रही हूँ मम्मी। तुम चारों अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि तुम्हारी भाभी अब विधवा है। ये रंग और श्रृंगार उसके किसी काम के नहीं है। घर में चल रहे इस भारी भेदभाव को देखकर चारों ननदों का दिल पूरी तरह बैठ जाता है। अगले दिन जब घर के मंदिर में पूरे परिवार की पूजा चल रही होती है, तभी नेहा सीधे रानी के कमरे में जाती है। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और मंदिर के सामने पूरे परिवार के बीच खड़ा कर देती है। हे राम, ननद जी ये क्या कर रही है आप? पूजा में इस विधवा को क्यों ले आई? अपने इस विधवा भाभी को यहाँ से हटाओ। पूजा के बीच में इसका आना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मम्मी, ईश्वर की नजर में हम सब इंसान एक बराबर है। भगवान कभी अपने बनाए बंदों में कोई फर्क नहीं करता। जब भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता तो हम इंसान कौन होते हैं, किसी को अछूत समझने वाले। भाभी भी इस घर की सदस्य है और वो आज इसी पूजा में बैठेंगी। नेहा के इस तीखे विरोध के आगे कौशल्या को झुकना पड़ता है और रानी पहली बार परिवार के साथ पूजा में शामिल होती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर को आरती अपनी भाभी का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाने के लिए लेकर आती है तो कौशल्या फिर भड़क उठती है। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? चप्पल पहनवा दी, पूजा में बिठा दिया, तो क्या अब ये हमारे बराबर बैठकर खाना भी खाएगी? हाँ मम्मी, क्यों नहीं खा सकती? भाभी कोई जानवर नहीं है जिन्हें दिन में सिर्फ एक बार, वो भी अकेले घर में रूखा सूखा खाना दिया जाए। भाभी के पास भी पेट है और उन्हें भी हम सबकी तरह ही भूख लगती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटी, लेकिन सोचो अगर समाज और बिरादरी वालों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? पापा, समाज का काम सिर्फ बातें बनाना है। जिस मासूम पर ये सब बीतती है वही उसका असली दर्द समझता है। चारों ननदें अपनी भाभी को अपने साथ बैठकर खाना खिलाती हैं। इस तरह वो अपनी भाभी को सबके साथ खाने का हक भी दिला देती हैं। लेकिन वो देखती हैं कि रानी का सूनापन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक रात रिया पानी पीने जाती है तो देखती है कि रानी अपने कमरे में अपने पति की तस्वीर सीने से लगाकर अकेले में सिसक रही है। आप मुझे इतनी भारी दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस वीरान जिंदगी को आपके बिना कैसे काटूंगी? रिया तुरंत दौड़कर अपनी तीनों बहनों के पास जाती है और सारी बात बताती है। दीदी, भाभी सबके सामने तो चुप रहती है, लेकिन बंद कमरे में वो भैया की याद में रात रात भर रोती रहती है। हाँ, वो तो होगा ही। असल में भाभी को सिर्फ हमारे हमदर्दी भरे साथ की ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद बड़ी ननद नेहा अपने पासपोर्ट के जरूरी कागजी वेरिफिकेशन के काम से एडवोकेट तरुण के चैम्बर में जाती है। नमस्ते वकील साहब, वो मेरे पासपोर्ट की कुछ कागजी औपचारिकताओं की फाइल थी, इसलिए आना पड़ा। नमस्ते नेहा जी, आइए बैठिए। मैं आपकी फाइल अभी देखकर उस पर अपनी मुहर लगा देता हूँ। आज आपके साथ आपका बेटा आरव दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो घर पर है? हाँ, वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के यहाँ गया है। बिना माँ के अकेले एक छोटे बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है ये कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। वकील साहब, मैं आपके अकेलेपन का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी विधवा भाभी है। अगर बुरा ना मानो तो एक निजी सवाल पूछूं? क्या आप दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं? विचार तो है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक डर बना रहता है कि कोई नई औरत मेरे मासूम बच्चे को अपनी सगी माँ जैसा प्यार और ममता दे पाएगी या नहीं।
आप बहुत नेक इंसान हैं और आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप अपने 6 साल के इस मासूम बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए, जिसे एक ममतामयी माँ की सख्त जरूरत है। तरुण को अपनी बातों पर सोचने का समय देकर नेहा चैम्बर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पहुंचती है। घर आकर नेहा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और तरुण के बारे में उसे सब कुछ विस्तार से बताती है। देखिए भाभी, वकील साहब बहुत ही भले, समझदार और नेक इंसान है। उनकी पत्नी नहीं है और वो भी अपने मासूम बच्चे के लिए एक अच्छी जीवन संगिनी ढूंढ रहे हैं। तभी कौशल्या कमरे के खुले दरवाजे से अंदर आती है और नेहा की ये बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो उठती है। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम चारों बहनें अपने इस विधवा भाभी के दिमाग में कौन सा जहर घोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चारों जरा कान खोल कर सुन लो। सदियों पुराने हमारे रीति रिवाजों से तुम अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। पुराने जमाने में तो सती प्रथा चलती थी, जहाँ पति की चिता के साथ ही औरत को जिंदा जला दिया जाता था। तो तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसा कहकर कौशल्या चली जाती है। हाँ ननन जी, आप मेरी खातिर मम्मी जी से मत लड़िए। मैं दूसरी शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे एक ही पति थे जब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उनके नाम पर इसी कमरे में अकेले रहकर काट लूंगी। दिन बीतते जाते हैं और चारों ननदें देखती हैं कि घर के सभी लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं, जबकि रानी अकेलेपन के आंसुओं में डूबती जा रही है। एक दोपहर नेहा दोबारा रानी के कमरे में जाती है। भाभी, मैं आपकी हर एक भावना और आपके दिल के दर्द को बहुत गहराई से समझती हूँ। आप भैया को कभी नहीं भुला सकती, लेकिन आप मेरी बात समझिए। आपके आगे पूरी लंबी जिंदगी पड़ी है, जिसे अकेले काटना नामुमकिन है। अगर भगवान ने आपको अपनी उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसाने का एक मौका दिया है तो आगे बढ़ो। अपनी बड़ी ननद के समझाने पर रानी वकील तरुण से एक बार मिलने के लिए राजी हो जाती है। नेहा अपनी भाभी को सफेद साड़ी और साधारण चप्पल में लेकर पार्क में पहुंचती है, जहां तरुण पहले से बेंच पर बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। सामने एक शालीन पुरुष को देखकर अनपढ़ रानी घबराहट और शर्म के मारे सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह जाती है। हाँ, नमस्ते रानी जी। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही होगी। नेहा जी, आपकी नंदों ने मुझे आपके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है और उन्होंने मेरे बारे में भी आपको बताया ही होगा। आप मुझे पसंद हैं, बस आपको मेरे साथ साथ मेरे मासूम बेटे आरव का भी अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखना होगा। रानी उसकी पूरी बात सुनती तो है, लेकिन ज्यादा नर्वस होने के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। शायद मैं आपको पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप पर अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। पार्क से घर लौटने के बाद चारों ननदें रानी के कमरे में इकट्ठा होकर उससे तरुण से हुई मुलाकात का पूछने लगती हैं। भाभी बताइए ना, वकील साहब से मिलकर आपको कैसा लगा? वो आपको पसंद आए? ननन जी, मैं उनके सामने जाकर इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल पाई। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। रानी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी ननदों के गले लग जाती है। चारों बहनें अपने कमरे में बैठकर आपस में इस बात पर चर्चा करने लगती हैं। दीदी, भाभी ऐसे आसानी से अपनी मर्जी से कदम नहीं उठा पाएंगी। उनके मन में सदियों पुरानी कुरीतियों और डर ने घर कर लिया है। हाँ, अब हमें ही अपनी तरफ से आगे बढ़कर उनकी झिझक को तोड़ना होगा और फैसला लेना होगा। अगली शाम चारों ननदें एक साथ रानी का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ पार्क में वकील तरुण से मिलने जाती हैं। वकील साहब, हम चारों अपनी भाभी को अच्छी तरह जानती हैं। ये बहुत सीधी है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। भाभी, आप कोई संकोच मत कीजिए, बस एक बार दिल से साफ साफ बताइए कि क्या आपको वकील साहब पसंद है? हाँ, मुझे वकील साहब और उनका स्वभाव पसंद है। इसके बाद चारों ननदों की मौजूदगी में तरुण और रानी की 2-3 और मुलाकातें होती हैं और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन चारों ननदें भाभी के कमरे में बैठकर माँ और परिवार के सामने शादी की बात रखने की योजना बना रही होती हैं कि तभी कौशल्या और बड़ी बहू सुनीता दरवाजे पर आकर उनकी बातें सुन लेती हैं। तुम चारों बहनें क्या पागल हो चुकी हो? अपने इस विधवा भाभी की दूसरी शादी कराने का षड्यंत्र रच रही हो? अगर मोहल्ले वालों और संगठन की औरतों को इस काली करतूत की भनक भी लग गई तो वो हमारा जीना हराम कर देंगी और पूरे समाज में हमारा हुक्का पानी बंद करवा देंगी। भाभी, मैं ऐसे किसी समाज को नहीं मानती जो एक बेकसूर औरत के दुख दर्द को ना समझ सके और खुद उसके आंसुओं की वजह बन जाए। हम जिस समाज में रहते हैं, हमें उसी की बंदिशों में जीना होगा। इस घर में इस विधवा की दूसरी शादी कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कौशल्या और सुनीता वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। 2 दिन बाद तड़के सुबह 5 बजे जब घर के बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो चारों ननदें चुपचाप उठती हैं और वो रानी को उसके कमरे से बाहर लाती हैं और बिना कोई आवाज किए दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती हैं। दरवाजे की कुंडी की हल्की आवाज सुनकर कौशल्या की आंख खुल जाती है।
इतनी सुबह दरवाजा किसने खटखटाया? लगता है कोई बिल्ली होगी। कौशल्या फिर से चादर तानकर सो जाती है और सुबह 6 बजे उठकर अपनी बेटियों के कमरे में जाती है। अरे, कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है और चारों लड़कियां गायब है। लगता है आज जल्दी कॉलेज निकल गई। इसके बाद कौशल्या छोटी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ बिस्तर खाली पड़ा है। अरे, ये बहू भी कमरे में नहीं है। आखिर इतनी सुबह कहाँ चली गई? लगता है अपनी नंदों के साथ ही कहीं गई होगी। कौशल्या बड़ी बहू सुनीता के कमरे में जाकर उसे जगाती है। मम्मी जी, आज आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रही हैं? हाँ, आज घर पर कोई नहीं है, मेरा चाय पीने का मन है। उठकर चाय बना दे। सुबह के ठीक 10 बजे पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौशल्या उठकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी रानी के पीछे से चारों ननदें मुस्कुराते हुए आगे आती हैं और उनके साथ दूल्हा बने एडवोकेट तरुण खड़े होते हैं। मम्मी, ये कोई पाप नहीं है। हमारी भाभी ने एडवोकेट राघव जी से आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी कर ली है और ये शादी हमने अपनी मर्जी से करवाई है। ये क्या गजब ढा दिया तुम लड़कियों ने। मैं अभी समाज सुधार संगठन की औरतों और बिरादरी वालों को फोन लगाती हूँ और तुम सबकी शिकायत करती हूँ। नेहा तुरंत अपने बैग से कोर्ट मैरिज और कानूनी विवाह प्रमाण पत्र निकालकर अपनी माँ के सामने रख देती है। मम्मी, देख लीजिए ये मैरिज सर्टिफिकेट। अब हमारी ये भाभी कानूनी तौर पर एक सम्मानित सुहागन है, कोई बेबस विधवा नहीं। और हाँ, अगर आपने उन संगठन की जालिम औरतों को फोन किया तो सोच लीजिएगा कि हमारे पास पूरे कानून की ताकत है। हम उन समाज सुधारक औरतों को 1 मिनट में जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। बेटी नेहा, ये तुम अपने ही माता पिता से क्या बोल रही हो? पापा, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जो नेक काम एक पिता और परिवार के मुखिया के तौर पर आपको करना चाहिए था, वो काम आपकी पढ़ी लिखी बेटियों ने किया है। आपकी बहू अनपढ़ थी, उसे अपने किसी कानूनी हक के बारे में नहीं पता था, इसलिए समाज ने और आपने उसे जिंदगी भर के लिए एक अंधेरे कमरे में दबा दिया था। लेकिन हमें अपने अधिकार पता थे, इसलिए हमने अपनी अनपढ़ भाभी को उनका हक और एक नया खुशहाल जीवन दिलाया है। मेरी इन चारों पढ़ी लिखी नंदों ने मुझ जैसी अनपढ़ का उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दिया, नहीं तो मैं जिंदगी भर समाज के तानों के बीच घुट घुट कर रोती ही रह जाती।